नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। रोटी, कपड़ा और मकान जीवित रहने के लिए सबसे प्राथमिक ज़रूरत है और ये तीनों बेसिक ज़रूरतें बताई गई हैं जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का काम होता है। और इसके लिए सरकार की ओर से समय समय पर अलग अलग स्कीम्स भी चलाई जा रही है। इसी तरह की एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शुरू की गई ताकि बेघर लोगों को घर मिल सके। ज़रूरतमंद लोगों को सुविधाएं ना पहुंचे, बल्कि जिनके पास संसाधन है, जो लोग सक्षम है और शासन प्रशासन में पहुंच रखते हैं, वो गरीबों का हक मान ले। क्या होगा जिनके कंधे पर गरीबों का घर बनाने की जिम्मेदारी है, वो ही इसमें हेरा फेरी करने लगे? ये बड़े सवाल है और ये सवाल हमारे सामने इसलिए उठ खड़े होते हैं अक्सर क्योंकि कई बार सरकार की योजनाओं का गलत इस्तेमाल करते देखा गया है। बता दें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना से 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना के मुताबिक देश में कुल 4 करोड़ 3 लाख परिवार ऐसे थे जो बेघर थे या फिर टूटे फूटे घर में रहते थे। ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 1996 से ही इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही थी, लेकिन मई 2014 में सरकार बदली और इसी साल 2014 में सीएजी ने इस योजना में कई कमियों को पॉइंट आउट किया, जैसे मकानों की कमी का सर्वे न होना, लाभार्थियों को चुनने में पारदर्शिता की कमी, खराब क्वालिटी वाले मकान आदि, जिसके बाद सरकार ने इस योजना को पुनर्गठित करने का फैसला लिया और 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम से इस योजना का उद्घाटन किया। लेकिन कुछ समय बाद इसी योजना में कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आने लगी। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और इस योजना से क्या क्या मिलता है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाली स्कीम है, यानी कि सरकार घर नहीं बनाती बल्कि सहायता देती है सीधे लाभार्थी के खाते में। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए। इसके अलावा लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए करीब 12,000 रुपए की सहायता और 90 या फिर 95 दिन की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है, जो करीब 18,000 रुपए की होती है। यानी कि कुल सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1,50,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,60,000 रुपए की मिलती है, जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर देती है। आपको बता दें, मैदानी राज्यों में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% लागत केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों को अलग अलग सरकारी स्कीम्स के जरिए पानी की आपूर्ति व्यवस्था, बिजली कनेक्शंस, घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में सहूलियत भी दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसमें घोटाले कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे कि देखा गया है, यहाँ राशि, जो सहायता राशि दी जाती है, वो सरकार द्वारा ही जाती है, तो फिर घोटाले क्यों? ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता किसे है और कौन कौन इसके योग्य है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले वे सभी परिवार जो होते हैं वो इसके योग्य है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर जो टूटे फूटे कच्चे मकानों में रह रहे हैं। तो सरकारी प्लान और दावा तो हमने आपको बता दिया, अब वास्तविकता देखते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक चीजें सामने आई कि 24 परगना जिले के नारायणी ताल गांव में यहाँ एक 2 मंजिल का सुंदर वेल डेकोरेटेड घर है और एक कार भी घर के सामने पार्क है। ये घर घोष परिवार का था, आपको बता दें, जिनका मोबाइल फोन का अपना एक बिजनेस है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस परिवार का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके अलावा एक और घर है साहा परिवार का। परिवार को आर्थिक तौर पर काफी रसूखदार माना जाता है। उनके पास 2 और जमीनें भी है, ऐसा उन्होंने खुद बताया था। उनका यहाँ पर काफी पुराना घर है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया और साहा परिवार का नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में है। इसी तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं जिनके पास अच्छे खासे घर थे,
इसके बावजूद उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में था। वहीं ग्राम प्रधान से पूछताछ होती है इस मामले में, तो उनका कहना होता है कि लिस्ट तैयार करने में पंचायत का कोई रोल नहीं होता। साथ ही बीडीओ से जब पूछा जाए इस बारे में, तो बीडीओ का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली थी, जांच कराई गई, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में तो गांव वालों ने स्थानीय पंचायत भवन को घेर कर प्रदर्शन भी किया। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं और जिनके पास मकान कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हें आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बावजूद मकान नहीं मिला, जबकि जिनके मकान 2-3 मंजिल के हैं उनका नाम लिस्ट में है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रधान और सदस्यों ने करीब 10-20 हजार रुपए की रिश्वत लेकर आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किए हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आवास योजना में गड़बड़ियां और शिकायतें सिर्फ बंगाल में ही आ रही है। अब आपको मध्य प्रदेश के हरदा जिले की बात बताते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के 64 लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताते चले कि हरदा जिले की नगरपालिका में ऐसे 64 लाभार्थियों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने साल 2018 से 2020 के बीच पीएम आवास योजना के तहत पहली किश्त तो ले ली, लेकिन आरोप है कि इनमें से एक ने भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। इस मामले में एक खास बात ये भी पता चली है कि इन 64 लाभार्थियों को प्रशासन की ओर से लगातार नोटिस देकर निर्माण कार्य शुरू कराने की हिदायत दी जा रही थी और इसका ना असर होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो आपने देखा कि गरीबों को छत दिलाने के लिए बनाई गई योजना में किस तरह से धांधली हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गरीबों के रहने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना से जुड़े इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों ने वेरिफिकेशन कराया। खबर के मुताबिक वेरिफिकेशन में मालूम हुआ कि प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत मरे हुए लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं उन लोगों को भी घर दिए जाने की खबर है जो इस योजना के लाभकारी ही नहीं है। सत्यापन के बाद पता चला कि करीब 140 ऐसे लोग हैं जिनको आवास दिए गए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, और 455 पात्र लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। तो जिन्होंने सरकारी पैसा तो ले लिया लेकिन अपना आवास नहीं बनाया। और इस पर अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो कई बार गलत तरीके से लाभ मिला है, वसूली का नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजने के बाद अब ये चीजें सामने आई है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही इस तरह की सरकारी योजनाएं जो सिर्फ गरीबों के लिए बनी गई है ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, देश जो है वो गरीबी से ऊपर उठ सके। अब इस तरह की योजना में इस तरह के धांधलेबाजी होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधलेबाजी लगातार सामने आती रहती है, क्योंकि जो योजना बनाई गई है सरकार द्वारा वो गरीबों के लिए बनाई गई है। अब इसी गरीबों की योजना में जो गरीबों का हक मार रहे हैं, जो कि अच्छे खासे रसूखदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो गरीबों का हक मार रहे हैं, तो इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, देश के लिए कितना घातक होगा, क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल दामिनी, आपने सही कहा कि ये घातक होगा। घातक इसलिए होगा क्योंकि गरीब जो है, गरीब तबके के लोगों को उनका हक देने के लिए और उन्हें पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना चलाई गई थी। पीएम आवास योजना का मकसद ये था कि हर व्यक्ति को अपना खुद का घर मिले, क्योंकि घर होना, खुद का घर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये पीएम आवास योजना के तहत कुछ सिलेक्टेड लोग थे जो जिनकी कमाई बहुत कम है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें मकान दिए जा रहे थे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि उनकी शिक्षा कमजोर होती है, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा आंकड़े नहीं समझते, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं जानते, ऑनलाइन क्या काम करना है, ऑफलाइन क्या काम करना है, वो ये सब चीजें नहीं समझते। तो कई बार उसका फायदा जो लापरवाह लोग जो होते हैं, जो शातिर तरह के होते हैं, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और उनके नाम का, उनके आधार कार्ड का, उनके बैंक पासबुक का फायदा उठाकर अपने नाम से, उनके नाम पर जो मकान आवंटन होता है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेते हैं। कई बार पीएम आवास में घोटाले इस लेवल पे देखे गए हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया है कि अपात्रों को पात्र बना के उन्हें राशि आवंटित कर दी गई है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि एक किस्त जमा कर दी गई और जीआई टैग के तहत उन्होंने ऑनलाइन फोटो निकाले और उन फोटोज में उन्होंने बता दिया कि हमने मकान बनवा लिया है, आधा काम हो गया है, आधे काम के लिए और राशि सरकार हमें दी, उसके बाद हम मकान बनवाएंगे। तो ये सब जितनी भी धांधली हुई है सब कागजों पर हुई है, असल में उन लोगों को वो मकान मिला नहीं, असल में उन लोगों को हक नहीं मिला।
और कई परिस्थितियां दामिनी ऐसी है जहां पर अगर मैं ये कहूँ कि भूतों के नाम पर मकान कर दिया तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कई मृतक ऐसे हैं जी जिनके नाम पर पीएम आवास ले लिया गया है, लेकिन उस मृतक के परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं पहुंचा। बिल्कुल। वो केवल धांधली हुई है, कागजों में वो पीएम आवास बनाए गए हैं और राशि का आहरण कर लिए गए हैं। और ये तो आपसी बंदरबाट है, जैसा कि आपने जिम्मेदारों की बात भी की कि जिम्मेदार जो हैं अच्छे खासे तबके के लोग हैं, पढ़े जी लिखे हैं, सक्षम है, कमाते अच्छा है, सरकारी नौकरी होने के बावजूद गरीबों के कुछ रुपए पर वो जो हक से जो डाका डालने की उनकी जो कोशिश होती है वो बहुत तेज होती है। कई बार वो गरीबों पे भारी पड़ती है और गरीब भी कई बार सोचता है कि अधिकारियों से कौन झगड़ा करे, जी क्योंकि अधिकारी हमें कई ऐसे मामलों में फंसा सकते हैं जिससे हम निकल नहीं सकते और बचा कुचा जो जीवन है वो भी पूरा कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा। इसलिए कई बार वो आवाज भी नहीं उठाते और वो आवाज ना उठाने का ये लाभ उन लोगों को मिलता है जो इस तरह की धांधली को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल। जी दामिनी। तो धर्मिष्ठा, इस तरह की जो धांधली हो रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार की योजना, अगर इस तरह की धांधली लगातार होती रही तो सरकार की योजना पूरी तरह से विफल नजर आएगी। अब इस तरह की धांधली में सबसे बड़ा दोषी कौन है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जो सरकार ने तो अपनी योजना लागू कर दी, ठीक है, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल का मामला सामने आया था। राज्य सरकार जब ये चीजें सामने आई, पश्चिम बंगाल में जब ये चीजें सामने आई कि इस तरह की धांधली हो रही है, तो राज्य सरकार का आरोप केंद्र सरकार पर था कि केंद्र सरकार ने नाम आवंटित किए गए। वहीं केंद्र सरकार का कहना था कि उनका इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर राशि देती है इस योजना के जो पात्र हैं उन लोगों को। तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार और दोषी कौन कहा जाएगा? दामिनी, इसमें मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों में से किसी को भी दोषी नहीं कहूंगी। दोषी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि दोनों ही जो है सरकारें लगातार गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उन्हें पक्का मकान अधिकार दिलाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ लापरवाही और घोटाला जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये सारे काम सरकार खुद आके नहीं करते हैं, विधायक आके काम नहीं करते, वो केवल राशि आवंटित करवाने का काम करते हैं। वो आगे फाइल लगाते हैं कि हमने पीएम आवास योजना डन कर दिया है, उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कितना पैसा लगने वाला है, वो सब आगे फाइल पहुंचा दी जाती है। वो काम करवाने की जो जवाबदारी होती है वो अधिकारी की होती है। और अधिकारी अगर यहाँ लापरवाही बताते हैं, जैसे कि 5 लोगों ने अगर फॉर्म भरा पीएम आवास के लिए, तो उनकी तहकीकात करना कि हाँ वो पात्र हैं या अपात्र हैं, उनकी जांच करने की जिम्मेदारी होती है वो अधिकारियों की होती है। जब अधिकारी जिम्मेदारी नहीं समझता है तो पहले तो वो अपात्र को मकान घोषित हो जाता है। उसके बाद दूसरी लापरवाही यहाँ देखने आती है कि जब मकान की राशि आवंटित की जाती है कि पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ऐसे नंबर से राशि आवंटित की जाती है, एक साथ पूरी राशि नहीं दी जाती। तो जब मकान की वो पहली किस्त जमा होती है देखने के बाद में कि हाँ इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो धरातल पे वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। लेकिन अधिकारी यहाँ क्या करते हैं कि 50-50% कमीशन डन करके और ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है हम फाइल आगे बढ़ा देंगे, तुम आधा पैसा जो आएगा वो हमें दे देना। तो ये जो आपसी बंदरबाट और आपसी साठगांठ है, उस आपसी साठगांठ के तहत ये इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। और इसमें एक चीज और आपको भी बताना चाहूंगी कि आपसी साठगांठ तो हो ही रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसको मकान आवंटन नहीं हुआ है उनको भी पात्र बना के उनके नाम से फॉर्म फिल करके उनके डॉक्यूमेंट से फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद में, उनके सील साइन लगवाने के बाद में, उनके अंगूठे के निशान लेने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि उनके नाम पे भी मकान आवंटन ले लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो उस चीज के लिए पात्र थे ही नहीं। तो बहुत सही कहा धर्मिष्ठा आपने, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जैसे कि आपने कहा था कि जो गरीब लोग होते हैं वो आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि वो बेफिजूल के लफड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं, और इसी वजह से जो अधिकारी हैं उन्हें बढ़ावा मिलता चला जाता है और ये भ्रष्टाचार करते चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ धर्मिष्ठा कि आखिर आपका क्या कहना है इस पर कि किस तरह के कदम सरकार को उठाना चाहिए, किस तरह के कदम प्रशासन को उठाना चाहिए कि इन तरह की जो चीज़ें हो रही है, इस तरह की जो धांधलेबाजी हो रही है, इस पर रोक लग सके? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की धांधली पे रोक लगना जरूरी है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, जो मैं बताऊंगी आपको, कि पीएम आवास जो है गरीब तबके के लोगों के लिए, तो सबसे पहले वो हमें तबके तलाश करने होंगे, उनके नियम तलाश करने होंगे कि नियम क्या है, क्या वास्तविक में जिसे हम इस योजना का लाभ दे रहे हैं वो इस योजना के काबिल हैं, क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कैंडिडेट है वो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम एक छोटी सी परीक्षा भी देने जाते हैं तो वहां पर भी देखा जाता है कि ये इस चीज के लिए पात्र है या नहीं। जी बिल्कुल। तो वो सारा जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तब उस समय देखना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं है। धरातल पे अधिकारियों को उतरना चाहिए, वहां जाकर चेक करना चाहिए प्रत्येक चीज को कि सच में जिसे हम मकान आवंटित कर रहे हैं उसके पास पहले से मकान तो नहीं है। और अगर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्जी लोग भी ये कंफर्म कर देते हैं कि हम मकान ले रहे हैं और उसके पास ऑलरेडी मकान होता है,
जी। और उसके नाम से कोई और कागज आगे लगा के और अपने नाम पे मकान आवंटन ले लेता है। तो अधिकारियों को ये भी चाहिए कि वो जाके चेक करे कि ये डॉक्यूमेंटेशन जिसने किया है, जिसने सिग्नेचर की है, वो वास्तविक है या जी फर्जी है। बिल्कुल। और जब राशि आवंटित होती है, राशि आवंटन करने के बाद में भी लगातार चेक करना चाहिए कि जो फोटो अपलोड किए गए हैं फाइल के ऊपर, जो फोटो अपलोड किए गए वो वास्तविक है या फिर वो इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं कि हमने आधा काम करवा लिया, आधा और बाकी है। तो धरातल पर उतर कर जब अधिकारी चेक करेंगे, एक एक चीज की जांच पड़ताल करेंगे, जब हमारा सिस्टम सतर्क हो जाएगा, जब हमारा बिल्कुल। सिस्टम अलर्ट मोड में होगा, तो ये जो धांधली करने वाले हैं अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल। बड़ा सवाल दामिनी यहाँ ये भी है कि वो अफसर ही अगर धांधली करे तो उसके लिए क्या किया जाए। जी। तो उसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इस तरह की धांधली करने वाले जो अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मेदारी है गरीबों तक उनका हक पहुंचाने की, अगर वही धांधली करते हैं तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, उन्हें निलंबित कर देना चाहिए, उन्हें उनके पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो धांधली करने वाले अधिकारी भी हैं उनके अंदर भी ये खौफ रहे। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा धर्मिष्ठा आपने कि जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, और जो अधिकारी है वो इसी तरह से अपनी मनमानी करते हुए नजर आएंगे और गरीबों का हक मारते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से चर्चा में एक चीज सीधे तौर पर निकल कर आई है कि इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो अधिकारी है जिसके पास सरकार ने एक पावर दी है गरीब लोगों को राशि पहुंचाने की। जो अधिकारी है जिसके पास वो पावर है, अगर वो इसी तरह की धांधली खुद करेगा तो फिर कैसे गरीबों को सही तरीके से चीजें मिल पाएगी, सही तरीके से लाभ मिल पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ गरीबों की समस्या को समझते हुए गरीबों को आवास दिलाने के लिए योजनाएं तो बनाई है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी इस योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। अगर इस तरह की धांधली नहीं रुकी तो शायद जो हमारा देश है गरीबी रेखा के कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा और गरीब ही रह जाएगा। तो सबसे मेन चीज तो देखने वाली ये है कि इस पे सबसे ज्यादा सतर्क सरकार को होने की जरूरत है, वहीं जो अधिकारी है उन्हें क्रॉस चेक करने की जरूरत है और अलर्ट मोड में आने की जरूरत है और इस तरह की धांधली को रोकने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना है, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।